हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज देखते हैं हम लोग फिजिक्स का। अभी कल के वीडियो में आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड 3 डेरिवेशन जो होते हैं, उन तीनों डेरिवेशंस को आज हम फॉलो करेंगे। तो प्लेन मिरर क्या होता है आप जानते हैं। समतल दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ सपाट होता है प्लेन मिरर कहलाते हैं। इसमें 3 डेरिवेशन आपको करना है। पहला तो आप देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा डेरिवेशन जो आप देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा डेरिवेशन जो आप देखेंगे वो आप देखेंगे मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, आवश्यक समतल दर्पण की ऊंचाई। ये 3 डेरिवेशन आप देखेंगे। तो पहला डेरिवेशन आप देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूसरा देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा देखेंगे मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की ऊंचाई। ये 3 डेरिवेशन इसमें आप फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला डेरिवेशन देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इसके लिए सबसे पहले एक समतल दर्पण लीजिए आप। एक समतल दर्पण सबसे पहले आप लेंगे जिसका नाम देंगे M1 M2। एक समतल दर्पण बना लीजिए, इसका नाम देंगे M1 M2। मान लीजिए दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसका नाम O है। O से चलने वाली प्रकाश की किरण एक OA है और दूसरी प्रकाश की किरण है OB। अब ये परावर्तन के पश्चात जो है इधर चली जाती है, जिसका नाम हम रख देते हैं यहाँ D, और B से एक अभिलंब खींच देते हैं, इसका नाम रख देते हैं BN। इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ C नाम रख देते हैं, और इसको आगे इधर बढ़ा देते हैं और इसको आगे इधर, और यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग O'। चलिए इसको कैसे लिखेंगे पहले ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे जो चित्र में बना वही आपको लिख देना है। भाषा वैसे लिखनी है आपको। चित्र में M1 M2 एक समतल दर्पण है। सबसे पहले लिखेंगे चित्र में M1 M2 एक समतल दर्पण है। दर्पण के सामने एक वस्तु O रखी गई है। ठीक, वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण OA तथा OB 2 आपतित किरणें हैं। OA दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। जब लंबवत आपतित होगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सब शून्य हो जाएंगे। यानी आपको पता है समतल दर्पण पे जब कोई किरण लंबवत पड़ती है टकरा कर अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये टकराएगी और अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। और दूसरी आपतित किरण है आपकी OB, जो टकराती है और आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती है। आपने एक अभिलंब खींच दिया BN, और यहाँ से AC तथा BD को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को O' पर काटती हैं तथा प्रतिबिंब O' है। तो आपको ऐसे लिख डालना है पूरा। क्या लिखना है? चित्र में M1 M2 एक समतल दर्पण है। दर्पण के सामने एक वस्तु O रखी गई है। O से आपतित किरण OA तथा OB है। आपतित किरण OA परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते वापस लौट जाती है तथा OB परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती है। और अभिलंब BN खींचा, AC तथा BD को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को O' पर काटती हैं। ठीक, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इतनी भाषा लिखने के बाद आपको क्या लिखना है देखिए, यहाँ पर OBN बराबर NBD। देखिए क्या लिखेंगे, एंगल OBN बराबर एंगल NBD। कैसे हो जाएगा? ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक, कोण OBN बराबर कोण NBD, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। अब आगे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर OA ये दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है और NB भी दर्पण पर लंब है। तो आप कह सकते हैं कि OA समांतर क्या है? NB। OA समांतर NB है, इसलिए जब समांतर है तो ये इसका एकांतर कोण होगा, यानी कोण AOB बराबर कोण OBN, कोण OBN। ये कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। ये हो जाएंगे एकांतर कोण।
अब आप आगे देखिए, अगर ओ ए समांतर बी एन है तो ये पूरा ओ ओ डैश समांतर बी एन के होगा, यानी और ये जो ओ डैश डी है एक तिर्यक रेखा का कार्य करेगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण एन बी डी, कोण एन बी डी बराबर कोण ए ओ डैश बी। ये कैसे कोण है, संगत कोण। अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो आपको मिल जाएगा कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी। देखो ओ बी एन बराबर एन बी डी है, ए ओ बी बराबर ओ बी एन है, एन बी डी बराबर ए ओ डैश बी है, तो ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ओ बी एन बराबर एन बी डी और एन बी डी बराबर ए ओ डैश बी और ए ओ बी एन बराबर क्या है, ए ओ बी। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से अगर सबकी तुलना करेंगे तो कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा कोण ए ओ डैश बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी आ जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी इस प्रकार, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी। ये मिल गया आपको। अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों त्रिभुज में आप इन दोनों त्रिभुज को आप दिखाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डैश बी में क्या होगा, यहाँ देखिए आप, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी। अभी आपने यहाँ निकाला है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर हो गए। अब कोण ये कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा तीसरी चीज़ ए बी भुजा क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ डैश ए बी क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण, ठीक। और ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, ठीक। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। इस प्रकार त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डैश बी कैसे हो जाएगा, ए ऐसे सर्वांग समता द्वारा, ए ऐसे सर्वांग समता द्वारा, ठीक। लिख देंगे ए ऐसे सर्वांग समता द्वारा। अब आगे देखेंगे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डैश ए, ओ ए बराबर ओ डैश ए किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से, ठीक। ओ ए बराबर ओ डैश ए, देखिए यानी देख ओ ए क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और ओ डैश ए क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आता है यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। तो आप लिखेंगे आता है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। फिर से देख लीजिए आप, अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप क्या करना, एक दर्पण खींचना M1 M2, ठीक। लिखना चित्र में M1 M2 एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें OA तथा OB है। OA परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर लौट जाती है और OB परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती है। AC तथा BD को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को O डैश पर काट देती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब O डैश है। यहाँ पर देखो पहले आपको दिखाना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भुजा इसके समांतर है, ये इसका एकांतर कोण हो जाएगा, ये इसका संगत कोण हो जाएगा। तीनों की तुलना कराएंगे, ये कोण बराबर ये कोण आ जाएगा। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे, ये कोण बराबर ये कोण दिया, ये दोनों समकोण हो जाएंगे, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। तीन चीज़ें मिल गई सर्वांगसम। CP CT से ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अतः दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी शीशक सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब शीशा से पीछे उतनी ही दूरी पर खड़ा होगा। आए समझ में? चलिए देखते हैं अगला डेरिवेशन। चलिए बच्चों दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भी एक समतल दर्पण आपको बना लेना है इस प्रकार से। इसका नाम रख देना M1 M2। दर्पण के सामने एक वस्तु रखना है O डैश, ठीक। और इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं O का प्रतिबिंब I पर तथा
ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। इसको मिला लेना है आपको, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे, माना M1 M2 एक समतल दर्पण है। माना M1 M2 एक समतल दर्पण है। दर्पण के सामने एक वस्तु O डैश रखी गई है। O का आभासी प्रतिबिंब I तथा O डैश का आभासी प्रतिबिंब I डैश बनता है। इस प्रकार संपूर्ण वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है। उसके बाद आप लिखेंगे, अच्छा आपने अभी इसके पहले सिद्ध किया जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। यहाँ A नाम रख दीजिए आप, यहाँ रख दीजिए B, यानी OA बराबर क्या हो जाएगा IA के, और O डैश B बराबर क्या हो जाएगा I डैश B के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है। अब आपको क्या करना है, O से एक लंब खींचना है यहाँ पर, और I से एक लंब खींचना है यहाँ पर। आप लिखेंगे इसको, और इसका नाम रख देना आप C और D नाम रख दो, यहाँ C रख दो, यहाँ D। ठीक, तो आप लिखेंगे OC लंब O डैश B तथा ID लंब I डैश B खींचा। ठीक, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद अब आप क्या करना है, जब इसको लंब खींच देंगे तो OCID एक आयत बन जाएगा। तो लिखेंगे OCDI एक आयत है। जब ये आयत बन गया तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो OC बराबर क्या हो जाएगा ID, OC बराबर ID हो गया। जब OC बराबर ID हो गया तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर क्या है BC के, OA बराबर BC हो जाएगा, और IA बराबर क्या हो जाएगा IA बराबर DB हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ समझिए आप, OA बराबर IA है। ठीक, यहाँ BC बराबर आपने क्या किया, क्या लिखा आपने IA बराबर DB, IA बराबर ये नहीं होगा, सुनिए BC बराबर BD होगा। क्या होगा BC बराबर BD। ठीक, अब क्या करना है, इसको आप ऐसा कीजिए O डैश B और I डैश B क्या है बराबर, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, ऐसा लिखिए आप, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, O डैश B में से आप BC को घटाइए, O डैश B में से BC को घटाइए तो क्या बचेगा O डैश C। ठीक, बराबर I डैश B में से आप घटाइए BD, क्या बचेगा I डैश D, I डैश D। अब देखिए आप इन दोनों त्रिभुज को दिखाइए सर्वांगसम, कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। त्रिभुज OCO डैश तथा ID I डैश में क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, आपने अभी सिद्ध किया O डैश C बराबर I डैश D, O डैश C बराबर I डैश D। अगला आपने क्या, यहाँ पर देखिए ये दोनों लंब है, तो आप लिख सकते हैं कि ID एंगल ID I डैश बराबर एंगल OCO डैश, एंगल ID I डैश बराबर एंगल OCO डैश, ये दूसरा एंगल बराबर हो गया। और तीसरी चीज़ें आपने अभी देखा था, ये दोनों क्या है आयत की सम्मुख भुजाएं, तो कह सकते हैं आप OC बराबर ID। ठीक, 3 चीज़ें आपको मिल गई। क्या क्या मिला है, 2 भुजा 1 कोण। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। क्या क्या मिला आपको, देखो ये कोण समकोण मिल गया। ठीक, ये भुजा आपने भी बराबर दिखाया था, और ये दोनों आयत की सम्मुख भुजा आपने बराबर दिखा दी। इस प्रकार त्रिभुज OO डैश C सर्वांगसम त्रिभुज I डैश D के किससे हो जाएगा, तो आपने 2 भुजा 1 कोण लिया है, तो यह से यह सर्वांग समता द्वारा, जैसे यह सर्वांग समता द्वारा। ठीक, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज OCO डैश। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम हो चुके हैं। OO डैश I डैश CP क्या हो जाएंगे बराबर। इस प्रकार OO डैश बराबर I डैश CP द्वारा। जब दोनों बराबर हो गए तो OO डैश क्या है वस्तु की लंबाई, I डैश क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आ गया। आता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के सामने। फिर समझिए कैसे हुआ,
सबसे पहले आपको लिखना है चित्र में M1 M2 जो है एक समतल दर्पण है। दर्पण के सामने एक वस्तु O डैश रखी गई है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। O का प्रतिबिंब I तथा O डैश का प्रतिबिंब I डैश है। ठीक, OA बराबर IA हो जाएगा क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होगा। O डैश भी बराबर I डैश भी हो जाएगा, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब है। यहाँ से आप OC लंब खींचेंगे इधर और ID लंब खींच देंगे। अब देखिए OCID एक आयत हो जाएगा। जब आयत हो जाएगा तो OC बराबर ID हो जाए, OA बराबर BD और IA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर BC और IA बराबर क्या हो जाएगा, BD के। हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर O डैश बी बराबर I डैश बी को समीकरण 1 मान लेंगे और BC बराबर BD को समीकरण नंबर 2 मान के घटा देंगे, आ जाएगा O डैश सी बराबर I डैश डी। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। OC बराबर ID आयत की सम्मुख भुजा से हो जाएगा और O डैश सी बराबर I डैश डी अभी आपने निकाला है। तो ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT से ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ये थी वस्तु की लंबाई, ये था प्रतिबिंब की लंबाई, ये दोनों बराबर आ गया। इससे सिद्ध होता है कि समतल दर्पण द्वारा कोई भी प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। ठीक, चलिए बच्चों दूसरा डेरिवेशन देखते हैं कि मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, यानी मनुष्य अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण उसको चाहिए होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। सबसे पहले चित्र में देखेंगे, आपको लिखना है चित्र में M1 M2 जो दिख रहा है एक समतल दर्पण है। ठीक, M1 M2 एक समतल दर्पण है। एक मनुष्य HF एक मनुष्य है। H मनुष्य का सिर है। ठीक, H फॉर हेड माने सिर। F मनुष्य का पैर है और E मनुष्य की आंखें हैं। अच्छा, मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब कब देख पाएगा, जब उसके सिर से चलने वाली प्रकाश की किरणें और पैर से चलने वाली प्रकाश की किरणें उसकी आंखों पर पड़े। तो मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि उसके सिर से चलने वाली प्रकाश की किरणें और पैर से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों पर पड़े। तो आप भाषण कैसे लिखेंगे कि चित्र में M1 M2 एक समतल दर्पण है। दर्पण के सामने एक मनुष्य HF है। H मनुष्य का सिर, F मनुष्य की आंखें, F मनुष्य का पैर तथा E मनुष्य की आंखें हैं। मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि उसके सिर तथा पैर से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आंखों पर पड़े। तो यहाँ पर इस प्रकार मनुष्य का प्रतिबिंब H डैश तथा F डैश है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप आना त्रिभुज, ये आ जाना, ये त्रिभुज HE, ये एक त्रिभुज बनेगा। ठीक, HE H डैश में, त्रिभुज HE H डैश में। ठीक, HE H डैश में आप आएंगे। आप अच्छा कक्षा 9 में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ के आए हैं। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर होती है और आधी होती है। इसी का प्रयोग इसमें होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज HE H डैश में ए भुजा जो है H डैश का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे ए भुजा H डैश का मध्य बिंदु है। उसके बाद AM1 समांतर है HE के, AM1 समांतर है HE के, इसलिए M1 जो है EH डैश का मध्य बिंदु होगा। M1 भुजा EH डैश का मध्य बिंदु होगा। ये होगा M1 जो है EH डैश का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार आप आइए त्रिभुज EF डैश में, त्रिभुज EF डैश में। ठीक, EF डैश में क्या हो जाएगा, M2 भी समांतर है किसके, EF के, M2 भी समांतर EF तथा ये B जो है FF डैश का मध्य बिंदु है, FF डैश का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। यानी अगर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा की आधी होगी।
तो M2 भी क्या हो जाएगा, EF' का मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः M2 भुजा EF' का मध्य बिंदु होगा। अभी आप समझिए क्या क्या मिला आपको, M1 भुजा EH' का मध्य बिंदु मिल गया, M2 भुजा EF' का मध्य बिंदु मिल गया। ठीक, और अब देखिए M1 M2 जो है समांतर है F'H' के, F'H' के, तथा आप देख रहे हैं M1 EH' का, M1 EH' तथा M2 EF' का मध्य बिंदु है। आपको पता है जब किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो क्या होता है, वो तीसरी भुजा के समांतर तो होती है, साथ ही तीसरी भुजा की आधी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये M1 M2 जो है H' का आधा हो जाएगा। M1 M2 इज इक्वल हाफ H'। अच्छा, H' जो है ये HF के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो H' की जगह HF लिख सकते हैं। इसलिए M1 M2 बराबर HF और M1 M2 बराबर हाफ HF। तो क्या आ गया, M1 M2 बराबर हाफ HF, यानी HF क्या है, मनुष्य की लंबाई, M1 M2 क्या है, दर्पण की ऊंचाई। अतः मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि वो कम से कम अपनी लंबाई के आधी ऊंचाई के दर्पण का प्रयोग करे। तो एक लाइन आप लिख देंगे, अतः मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए मैं 6 फीट का हूँ, तो मुझको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 3 फीट ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। ठीक, तो यहाँ से समतल दर्पण का तीनों डेरिवेशन समाप्त हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।